लेटरल एंट्री के नाम पे संविधान को बदलने की कोशिश हो रही है, आरक्षण को खत्म करने की कोशिश हो रही है। सरकार ने अभी विज्ञप्ति निकाला था बिना परीक्षा के आईएएस और बड़े बड़े पदों पर नियुक्ति करने की, लेकिन भारी विरोध के बाद फिर इसे वापस लेना पड़ा, क्योंकि सरकार में जो सहयोगी दल है उन्होंने भी इसका विरोध शुरू कर दिया था। इसलिए सरकार ने यह फैसला वापस लिया। लेकिन क्या सरकार आरक्षण के विरोध में है? जब जब देखा जाता है कि जाति जनगणना की बात आती है, सरकारें पीछे हट जाती है। इस देश को अगर विकसित बनाना है, चाहे विकास की तरफ ले जाना है, लोगों को रोजगार देना है, सबसे पहले जो पहला कार्य करना है वो है जाति जनगणना का, ताकि हम ये तो जाने कि किसकी कितनी संख्या है, उस हिसाब से आरक्षण मिले, उस हिसाब से रोजगार की बात हो। लेकिन सरकारें जाति जनगणना नहीं करना चाहती। उनको ये लगता है कि अगर जाति जनगणना एक बार हो गई तो सबका आंकड़ा आ जाएगा और फिर वोट की राजनीति खत्म हो जाएगी, क्योंकि फिर अपने हिसाब से सब अपनी हिस्सेदारी मांगने लगेंगे। पूर्व के जो हमारे नेता रहे हैं, जिन्होंने सामाजिक आंदोलन को आगे बढ़ाया है, उन्होंने हमेशा से ही जाति जनगणना की मांग की है। ओबीसी की जनगणना कभी नहीं हुई है, अगर हुई भी है तो उसके आंकड़े नहीं दिए गए हैं। तो इसलिए कभी मालूम ही नहीं हुआ कि देश में ओबीसी की संख्या कितनी है। एससी एसटी की तो जनगणना होती है। इसलिए देश की जो राजनीति है वो ओबीसी के ऊपर टिकी हुई है। ओबीसी जो है वो अपने हक अधिकार को पहचान नहीं पाता है। इसीलिए तो आज भी मंदिर और कांवर उठाने में सबसे ज्यादा ओबीसी की संख्या है। वो शिक्षा से दूर है। अब थोड़ी बहुत नौकरियों में आया है, लेकिन फिर भी उतना नहीं जितना चाहिए जितनी उसकी हिस्सेदारी है। बीपी मंडल की वजह से 27% आरक्षण तो मिल गया, लेकिन पूरा मंडल भी लागू नहीं हो पाया। सोचिए, अगर पूरा मंडल लागू हो गया होता तो आज ओबीसी की भी जातियां नौकरियों में होती, अच्छे अच्छे पदों पर होते, लेकिन नहीं कर पाए। पुराने हमारे जो नेता रहे हैं, सामाजिक नेता, उन्होंने आवाजें उठाई है, लेकिन उन आवाजों को दबाया गया है। मैं आपको एक बात अगर बता दूं कि अगर मिले मुलायम कांसी राम, हवा में उड़ गए जय श्री राम, ये वो दौर था जो बीजेपी अपने चरम पर थी हिंदुत्व को लेकर, और सिर्फ मुलायम सिंह यादव और कांसी राम ने मिलकर उनकी पोल पट्टी खोल दी थी। वो तो कुछ लोग ऐसे थे जो इस गठबंधन को देखना ही नहीं चाहते थे। नहीं तो आज सोचिए उत्तर प्रदेश में किस तरह की राजनीति हो रही है। इस गठबंधन को जबरदस्ती साजिश की जगह तोड़ा गया और उसका सारा ठिकरा समाजवादी पार्टी के ऊपर फोड़ा गया। लेकिन कांसी राम ने जो अलग जगाई थी, जो ज्योति जलाई थी और जो विश्वास दिलाया था, अब वो विश्वास धूमिल होता नजर आ रहा है। 2024 के चुनाव में अखिलेश यादव ने पीडीए का नाम जरूर दिया और अच्छी खासी सफलता भी पाई, लेकिन सोचिए अगर मायावती भी इस गठबंधन में आ जाती तो फिर क्या होता है। आज मायावती जी के पास
सिर्फ एक विधायक है उनका, सांसद कोई नहीं है। मायावती जी 2007 से लेकर 2012 तक मुख्यमंत्री रही है, पूर्ण बहुमत से मुख्यमंत्री बनी थी और सत्ता चलाया था। उनका शासनकाल ये कहा जाता है कि रूल और रेगुलेशन के मामले में सबसे बेस्ट शासनकाल था। अब मायावती जी दलित के मुद्दे पर उतनी सक्रिय नहीं रहती है जितनी उनको होना चाहिए, शायद इसलिए कि उनके कार्यकर्ता अब उनका साथ छोड़ रहे हैं। उनकी पार्टी धरातल पर उतनी मजबूत नजर नहीं आती, इसीलिए चंद्रशेखर रावण अब दलितों के नेता उभरते नजर आ रहे हैं। 21 अगस्त को भारत बंद का आह्वान किया गया था सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर। इसका असर भी देखने को मिला, लेकिन एक बड़ी क्रांति की जरूरत है जो ये साबित कर सके कि आज भी संविधान को बचाने वाले लोगों की संख्या कम नहीं है इस देश में। जब भी संविधान पर आंच आएगी ये लोग खड़े मिलेंगे, क्योंकि बीजेपी ने 2024 चुनाव से पहले कई नेताओं ने कहा था कि पूर्ण बहुमत की सरकार आई तो संविधान बदल देंगे। पूर्ण बहुमत की सरकार तो नहीं आई, लेकिन कुछ अपने ही लोग उनसे मिले और सत्ता उनकी बन गई। हम बार बार कहते हैं कि जीतने का हुनर ये भी आजमाना चाहिए। अगर जंग भाई से हो तो हार जाना चाहिए, लेकिन यहाँ पर अपने ही कुछ लोग उनसे मिल गए और उनकी सत्ता बन गई, जिसका सीधा सीधा असर ये है कि जब मर्जी तब जो मर्जी वो बयान देते रहते हैं। अगर इस बार वो सत्ता में वो बहुमत से आते तो सोचिए दलितों का क्या होता है। मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, सबसे ज्यादा अत्याचार दलितों पर मध्य प्रदेश में होता है। राजस्थान बीजेपी की सरकार है, घोड़ी पर नहीं चढ़ने दिया जाता है दलितों को। सोच रहे हैं अभी भी किस तरफ हम जी रहे हैं। जो दलित सांसद बीजेपी में है वो आवाज क्यों नहीं उठाते हैं? क्या उनको आवाज नहीं उठाना चाहिए? लेकिन नहीं उठाते हैं। और बात यहां आ गई है कि जो अपने लोग सत्ता के साथ बैठ के मलाई खा रहे हैं उनको पहचानने की जरूरत है और इस चीज पर ध्यान देना है कि कौन अपना है और कौन पराया है। जात के आधार पर आप वोट देंगे तो आपका वोट तो ले लेगा, लेकिन आपके लिए बोलेगा नहीं। जी हाँ, जो आपके लिए बोलेगा वो आपका वोट लेगा, संसद में जाएगा और आपकी आवाज उठाएगा। तो इसका भी ध्यान रखना जरूरी है। ध्यान से सुनिए और सचेत रहिए कि आपका कौन है, आपके हितों की रक्षा कौन कर सकता है। अगर आप नहीं चेतेंगे तो आपके ही बीच का आपका सब कुछ लेके चला जाएगा, आप कुछ नहीं कर पाएंगे। जय हिंद, जय संविधान, जय मंडल कमीशन।